हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम के इसके बारे में, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इनिशियली बॉडी का मेन एक फंक्शन है। अगर ये नहीं तो बॉडी फिर कुछ भी काम नहीं कर पाती है। सिस्टमेटिकली हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैंने बोर्ड पे अभी दो वर्ड लिखे हैं, सिंपली रेस्पिरेटरी देन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में और उसके बाद डिटेल में हमको जाना है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है। सिस्टम आप सभी को ऐसा एज यूजुअल पता होगा कि बॉडी में टोटल 11 टाइप के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, और ये सारे सिस्टम बॉडी को एज सच अच्छे से सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिल के बनते हैं, और ऑर्गन्स बेसिकली स्पेसिफिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे बनते हैं, और टिश्यू अल्टीमेटली बने हुए होते हैं सेल से। जब सिमिलर टाइप ऑफ द सेल्स जिनके काम एक से हैं, जिनके स्ट्रक्चर एक जैसी हैं, आपस में मिलेगी तो वो बनेंगे टिश्यू। और ऐसे टिश्यू जो एक जैसे हैं, काम एक जैसे करते हैं, वो आपस में मिलेंगे तो डेफिनेट ऑर्गन को बनाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और एक डेफिनेट फंक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, तब हम बोलेंगे कि यही सारे ऑर्गन मिलके बॉडी का डेफिनेट क्या बना रहे हैं, सिस्टम। एक सिस्टम बन गया जो कि मेनली डील करता है बॉडी के रेस्पिरेशन को। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीन ऑफ बेसिक द रेस्पिरेशन? तो अभी लिटरली मीन मैं सिंपल बता रहा हूँ, डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में इसके मैकेनिज्म कंप्लीटली। रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे लंग्स के अंदर डालना, और लंग्स में जो भी सेलुलर वेस्ट के रूप में गैस आ रही है, बेसिकली वो CO2 होती है, उसको दोबारा इन्वायरमेंट में एक्सेल कर देना। तो एक सिंपली एक प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज का, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं और हमारी बॉडी में जो वेस्ट गैस है उसको हम दोबारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है गैसियस एक्सचेंज का, जिसमें ऑक्सीजन अंदर ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो अभी मैं बात करूं इस सिस्टम की, तो अभी एक ही हमको मेन काम यहाँ दिख रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बॉडी का रेस्पिरेशन करवाएगा, या बॉडी की जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसको कंप्लीट करवाएगा। इंट्रा यूटराइन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम है, बच्चा जब यूट्रस में होता है तो 4th वीक पे बनना स्टार्ट होता है, और अप्रॉक्स 28 वीक तक कंप्लीट सिस्टम डेवलप हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम वर्किंग ऑर्डर में मतलब काम करना स्टार्ट करता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। जब बच्चे का बर्थ होता है देन विद इन 10 सेकेंड रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। दैट मीन्स हमारा ये सिस्टम इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। जब तक बच्चा यूट्रस में है तब तक जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो बेसिकली प्लेसेंटल ब्लड के थ्रू होता है। दैट मीन्स वही प्लेसेंटा के ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगा, और वही CO2 जो फिटस का है वो बेसिकली उसी ब्लड के थ्रू मैटरनल सर्कुलेशन में आएगा। सिस्टम से पता चल रहा है मेन इसका काम है रेस्पिरेशन करना, लेकिन रेस्पिरेशन के साथ साथ ये सिस्टम हमारे और भी बहुत सारे स्पेसिफिक काम करवाता है। नाम में ज़रूर इसके रेस्पिरेटरी लगा हुआ है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करवाएगा। हमारे इस सिस्टम के बहुत सारे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होते हैं। हम पढ़ेंगे नो डाउटली इस सिस्टम के बारे में जिसका काम रेस्पिरेशन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अलोंग विथ रेस्पिरेशन बॉडी के लिए करता रहता है। उनके लिए अभी इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो दूसरे फंक्शन कौन से हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है अलोंग विद द रेस्पिरेशन। तो नो डाउटली रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक काम तो रेस्पिरेशन करना है ही, यह आप सबको पता चल गया। मैं अभी इनिशियली इंट्रोडक्टरी फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है अलोंग विद द नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो एक फंक्शन अभी हमने देखा कि बॉडी इस सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन करवाएगी। रेस्पिरेशन अभी मैंने सिंपली मतलब बता दिया कि बॉडी के अंदर तो जाएगा ऑक्सीजन, और एज सच बॉडी की जो वेस्ट गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकलेगी बाहर। तो ये इसका मेन फंक्शन है, और ये एज ए मेन फिजियोलॉजी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन के अलावा और कौन से सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जो नॉन रेस्पिरेटरी हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं। इसके अलावा then second function, that is the voice production।
एज सच आप सभी को पता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं विद द वॉइस, और ये जो आवाज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मेनली प्रोड्यूस होती है बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है दैट इन द लैरिंग्स, और लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि उसका मेन काम है साउंड प्रोड्यूस करना। तो ये रेस्पिरेशन के अलावा नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज़ द वॉइस प्रोडक्शन। इसके अलावा ऑल्फैक्शन, दैट इज़ बेसिकली डिटेक्टिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स। हमें पता है हम अलग अलग तरह की स्मेल को डिटेक्ट करते हैं बाय द नोज़। तो नोज़ बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इनिशियल पार्ट है। उसके नोज़ नेजल कैविटी के ऊपरी भाग में बेसिकली ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑल्फैक्शन को रिसीव करते हैं। ऑल्फैक्शन बेसिकली स्मेल को डिटेक्ट करने का एक परसेप्शन है, और वही हम डिटेक्ट करके हमारे बेसिक ऑल्फैक्टरी नर्व जो क्रेनियल नर्व है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, उसके थ्रू हम भेजते हैं हमारे ब्रेन तक। तो olfaction, that means detection of the different smells, is essential and basic functions of the respiratory system done by the nose. हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है बाय डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म जो लंग्स के द्वारा होती हैं, जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं एज एन डिफेंस मैकेनिज्म, वो होती है बाय द रेस्पिरेटरी एपिथेलियल टिश्यूज। हम पढ़ेंगे डिटेल में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं बेसिकली वो अंदर की म्यूकोजा होती हैं। तो वहाँ के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो स्पेसिफिकली एक डिफेंसिन प्रोटीन को रिलीज करती हैं, और ये डिफेंसिन प्रोटीन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होती हैं। दैट मीन्स ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन दैट किल्स माइक्रोब्स। बॉडी में कोई माइक्रोब जाएगा अदरवाइज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये जो डिफेंस इन प्रोटीन है ये उसको डिस्ट्रॉय करती है। एक तरीके से बॉडी को डिफेंड करने का काम ये प्रोटीन करती हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म होती है बाय द एपिथेलियल टिश्यूज, और ये रिलीज करते हैं डिफेंसिन, एक प्रोटीन जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होती हैं। पेप्टाइड बेसिकली प्रोटीन को ही हम बोलते हैं। अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं पेप्टाइड, तो बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। तो एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटीन जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी को डिफेंड करने का भी काम करता है। इसके अलावा बॉडी में पर्टिकुलरली मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की लंग्स की, तो लंग्स में होती हैं डस्ट सेल्स। नाम से पता चल रहा है कि कोई सेल है जो बेसिकली डस्ट को रिमूव करती हैं, और इन्हीं सेल को हम लंग्स की स्क्वेंजर सेल्स भी बोलते हैं, या इनको हम एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों बेसिकली एक ही सेल के बारे में बात कर रहे हैं। हम एल्वियोलाई को पढ़ेंगे डिटेल में। तो एल्वियोलाई के अंदर बेसिकली एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती हैं। मैक्रोफेजेस एक काइंड ऑफ बेसिकली सेल्स दैट डू फैगोसाइटोसिस। बॉडी में जब भी कोई अनवांटेड एजेंट जाएगा ऐसा एल्वियोलर तक पहुंचेगा, तो ये सेल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं, उस सेल को इनकल्प कर लेगी और उसको एज सच न्यूट्रलाइज करने का ये सेल काम करती है। तो एज सच बॉडी में कोई अनवांटेड एजेंट जाएगा तो एक तरीके से बॉडी बाय द डस्ट सेल बॉडी को डिफेक्ट करने का भी काम करेगा। इसके अलावा हम लंग्स में बात करेंगे, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली मास्ट सेल रखते हैं, और मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन का फंक्शन आपको पता होगा, बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है बॉडी में। जब कभी भी कोई अनवांटेड एजेंट जाएगा तो दे इनिशिएट और स्टिमुलेट बॉडी टू इंक्रीज देयर सेंसिटिविटी टू दैट पर्टिकुलर एजेंट, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाए उस पर्टिकुलर एजेंट्स के लिए और बॉडी अपने आप को डिफेंड करती रहे। तो बेसिकली ये बॉडी को डिफेंड करने का तरीका है। वैसे बॉडी में बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, हर एक सिस्टम में अपना एक डेफिनेट मैकेनिज्म होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ डिफेंट मैकेनिज्म्स हैं। रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो डिफेंसिन रिलीज करती हैं, और डिफेंसिन एक तरह का एंटी माइक्रोबियल
पेप्टाइड्स होता है जो माइक्रोब्स को किल करता है। इसके अलावा हमारे एल्वेलाई में डस्ट सेल्स होती हैं, इन्हीं को स्क्वेंजर या एल्वेलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये फैगोसाइटोसिस करके बॉडी में जो भी एल्वेलाई में डस्ट जा रही हैं और जो सेल्स डेड हो गई उनको वहाँ से रिमूव करने का काम करता है। एज वेल एज जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनमें मास्ट सेल होता है। मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर? इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हम सभी को पता है कि ब्लड का पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है और वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। दैट मीन्स एल्कलाइनिटी जो है ब्लड की वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती हैं, और हमेशा बॉडी अपने आप को इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेस रेगुलेट रखती है ताकि वो पीएच मेंटेन रहे। अदरवाइज अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो बॉडी में आइदर एसिडोसिस हो जाएगा या एल्कलोसिस हो जाएगा। तो वहाँ पे लंग्स रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के द्वारा एसिड और बेस को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर बॉडी में एसिडोसिस होता है तब बॉडी एज सच अपने वेंटिलेशन को बढ़ा देती हैं और एक्सेस CO2 को बाहर फेंक देती है, जिससे एसिड न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि एसिड बेसिकली बनते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2। और अगर बॉडी में एल्कलोसिस हो रहा है, बेस ज़्यादा है, तो एज सच लंग्स जो हैं हाइपो वेंटिलेशन करते हैं और एज सच जो CO2 उसको बॉडी में ही रखने का काम करते हैं ताकि जो एल्कलिनिटी है वो मेंटेन्ड रहे। एज सच रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस एक सेपरेट टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। वहाँ पर भी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स का जिक्र होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगेन कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एसिड और बेस को रेगुलेट करती है, ब्लड के पीएच को नॉर्मल बनाए रखती हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बॉडीज टेम्परेचर। अगर हम बात करें बॉडी के तापमान की, बॉडी के टेम्परेचर की, तो एज यूजुअल आपको पता होगा कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कई बार बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है या फिजियोलॉजिकली बॉडी अपनी टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये उसको नॉर्मलाइज करने का काम भी करता है। एज सच जब भी हम CO2 को एक्सेल करते हैं तो CO2 गर्म होती है, वार्मर होती हैं, तो ये कंटिन्यूसली बॉडी की हीट को भी क्या कर रही होती है, एस्केप करा रही होती है। और बॉडी की हीट अगर बाहर जाएगी तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर, पानी को मेंटेन करने का भी काम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वैसे ये मेन काम एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे लंग्स भी इस बेसिक फंक्शन को करने में हेल्प करते हैं। आपको पता होगा एज सच कि हम जो एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, जो CO2 हम निकाल रहे हैं, उस CO2 में पानी होता है। और एज सच हम कंटिन्यूसली चूँकि इसी हाइड्रेटेड CO2 को बाहर निकाल रहे हैं तो ओवरऑल बॉडी का जो पानी है उसको बाहर फेंक रहे हैं और इस रूप में बॉडी का पानी भी मेंटेन्ड रह रहा है। एक दिन में ये लंग्स 400 से 600 ml पानी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो दैट मीन्स पर डे बॉडी में हम बात करें लंग्स के थ्रू कितना पानी जाता है, तो ये होता है लगभग 400 से 600 ml। ये पानी जो बाहर निकल रहा है CO2 गैस के साथ, ये हमको दिखाई नहीं देता है। ये बेसिकली वाटर लॉस है, लेकिन इनसेंसिबल वाटर लॉस है। वर्ड आता है इनसेंसिबल, दैट मीन्स बॉडी इज़ नॉट सेंसिंग और बॉडी इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट वाटर लॉस, क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं देता, ये CO2 गैस के साथ जाता है। तो क्वेश्चन बन भी सकता है, आता भी है कि जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है बाय द लंग्स वो कितना होता है, तो हमें बोलना इट इज़ अप्रॉक्स 400 to 600 ml पर डे। इनके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दैट इज एंटीकोगुलेंट। जो होता है हिपेरिन,
बनाने का काम। चूँकि हिपेरिन बनता है बाय द मास्ट सेल, और ये जो मास्ट सेल हमारे लंग्स में भी हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में है बेसिकली लंग्स के, तो ये हिपेरिन बनाएगी, और हिपेरिन एज सच ब्लड को जमने से रोकता है, वो ये ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो ये जो हिपेरिन बॉडी के ब्लड में है, उसको भी बनाने का काम बेसिकली मास्ट सेल करती हैं, और मास्ट सेल भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एंटी कोगुलेंट बनाता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम सिंपली शॉर्ट में बोलते हैं एस, बनाने का काम भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आप रीनल सिस्टम में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक बेसिक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दैट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। बेसिकली जब भी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो किडनी अलॉन्ग विथ लीवर ये मैकेनिज्म परफॉर्म करती हैं, और इससे ओवरऑल वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, और बॉडी का जो ब्लड प्रेशर डाउन है वो वापस ऊपर होने आता है, ऊपर होने लगता है, या वापस नॉर्मल होने लगता है। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम का मैकेनिज्म है। एंजियोटेंसिन बेसिकली एंजियोटेंसिनोजन लीवर रिलीज करता है, और वो बाय द रेनिन एंजाइम जो कि किडनी रिलीज कर रही हैं, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, और ये 2 ही बेसिकली वैसो कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड बनने का जो प्रोसेस है बाय द एंजियोटेंसिन 1, वो कंप्लीट होगा विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम, और इट इज कॉल्ड द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा सेकेंड में, और यही बेसिकली इसका काम है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी बनाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हमने इंट्रोडक्टरी बात की कि एक ऐसा हमारा सिस्टम जो कि बेसिकली नाम जिसमें रेस्पिरेटरी लगा हुआ है, रेस्पिरेशन का काम तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन अलोंग विथ रेस्पिरेशन और वो कौन कौन से काम करता है। तो हमने देखा रेस्पिरेशन के अलावा ये आवाज़ को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करेगा, आवाज़ प्रोड्यूस इसी सिस्टम के थ्रू होगी। सेंस ऑफ स्मेल जो हमें मिलेगा वो भी बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा। बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी लंग्स के थ्रू या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। हमने देखा एपिथेलियल सेल्स डिफेंसिन रिलीज करती हैं जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होती हैं। हमने देखा कि वहाँ पे मास्ट सेल है जो हिस्टामिन रिलीज करेगा, जो हाइपरसेंसिटिविटी कॉज करेगा। इसके अलावा हमने देखा कि एल्वोलाई में एल्वोलर मैक्रोफेजेस होती हैं, डस्ट सेल्स होती हैं या स्कैवेंजर सेल्स होती हैं, तो वो बेसिकली जब भी कोई अनवांटेड एजेंट जाएगा वहाँ तक तो उसका फैगोसाइटोसिस करेगी। फिर हमने देखा एसिड बेस जो कि बॉडी में बनते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा रेगुलेटेड रहते हैं, उनकी मात्रा फिक्स होती है। ब्लड हमेशा स्लाइटली एल्किलाइन बना रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम हमारा रेगुलेशन करता रहेगा। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर बॉडी में ऐसा इम्बेलेंस हो जाएगा रिगार्डिंग एसिड एंड बेस, आइदर एसिडोसिस या एल्क्लोसिस। तो एसिड बेस को रेगुलेट करने का भी काम हमारे सिस्टम का है। इसके अलावा बॉडी का तापमान जो कि कांस्टेंट होता है, बॉडी टेम्परेचर हमें सबको पता है कि होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ये मेंटेन रहता है अनटिल अनलेस बॉडी में कोई अदर कंडीशन नहीं है, तो इसको भी रेगुलेट करने में ये सिस्टम हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा पानी को बैलेंस रखना, वाटर को मेंटेन रखना हमारी बॉडी में, ये भी along with the excretory सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी काम है। हम जो CO2 गैस निकाल रहे हैं वो हाइड्रेटेड होती है, उसमें पानी होता है, और पर डे लगभग 400 से 600 ml वाटर लॉस जो कि हमें पता नहीं होता, इनसेंसिबली हम लॉस कराते रहते हैं। इसके अलावा हिपेरिन जो कि एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये मास्ट सेल से बनता है, और मास्ट सेल चूँकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मिलती हैं तो ये हमको यहाँ से भी मिलेगा। और एज सच एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है, और इसी की वजह से बेसिकली ब्लड प्रेशर जो कम हो गया वो वापस नॉर्मल होने लगता है। तो अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात की हैं, हम जैसे जैसे सिस्टम को पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पर और डिटेल में आती जाएगी। तो अभी सिर्फ हमने बात करा कि सिस्टम बेसिकली क्या
रेस्पिरेटरी आगे लगा हुआ है, उसका मतलब क्या? और रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के अलावा बॉडी के लिए और कौन कौन से बेसिक काम करता है। अब हम डिटेल में हमारे इस सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिस्टम बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है। बहुत सारे ऑर्गन ही एक डेफिनेटेड सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करेंगे और एक डेफिनेट काम को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, जो कि बेसिकली रेस्पिरेशन का काम करवाएंगे और दूसरे ये नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन भी करवाएंगे। तो अब सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन है, वन बाय वन ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या उसकी एनाटॉमी है, कैसे वो काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें हम सिर्फ नाम देखेंगे कि पर्टिकुलर उस सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके क्या नाम है, और फिर मैं वन बाय वन उस प्रत्येक ऑर्गन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। तो इनिशियली आपको सिर्फ थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। अभी एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे नोज से, और नोज दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। एक बाहर से जो हमको दिखता है दैट इज एक्सटर्नल नोज, और जो नोज बेसिकली हमारा फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है दैट इज द इंटरनल नोज, और उसी को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। तो ये हमारा पहला इनिशिएटिव ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज द नेजल कैविटी। उसके बाद यह है फेरिंग्स, नाक के पीछे। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ लैरिंगो फेरिंग्स पे बाइफरकेट हो जाता है, आगे की तरफ कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लैरिंग्स। वही आगे कन्वर्ट होता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया आगे एट द लेवल ऑफ T4 प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई में,
सेकेंडरी ब्रोंकाई और आगे जाके टर्शियरी ब्रोंकाई में, और लास्ट में ये ब्रोंकाई कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और उसके बाद लंग्स में ही एक नया एरिया, नया जोन स्टार्ट होता है, हमको उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, जिसमें बेसिकली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आती हैं, एल्वियोलर डक्ट आती है, एल्वियोलर सैक आता है, और लास्ट में एल्वियोलाई आती हैं। तो यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर जहाँ जाएगी जिस स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं लंग। बॉडी में दो बेसिकली लंग हैं, और नीचे की तरफ एक डॉम शेप शीट होता है मसल्स का और फाइब्रस टिश्यू का, उसी को हम बोलते हैं डायफ्राम। तो ये बेसिक इनिशियली मैंने एक ऑर्गन्स को इनलिस्ट किया है अलॉन्ग विद द डायग्राम। डिटेल में पढ़ेंगे सारी ऑर्गन्स को। तो ये हमारा बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज नेजल कैविटी, दैट इज द फेरिंग्स, दैट इज द लैरिंग्स, दैट इज ट्रेकिया, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई, और आगे ब्रांचिंग बाद में हम देखेंगे। यह है लंग्स और नीचे की तरफ है डायफ्राम। ये टंग ओरल कैविटी में मैंने बनाया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं, ये सिर्फ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हमको क्लियरली समझ में आए उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको बनाया है। क्लियर? सिस्टम को हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टमैटिकली। हमारा ये जो पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हमने इजीली समझने के लिए दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हमने सिस्टम को दो अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और दूसरा फंक्शन के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर भी हमने इस सिस्टम को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और हम उनको बोलते हैं एक कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग एरिया, और दूसरे को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी एरिया। दैट मीन्स व्हाट मीन्स, ये कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है उनको हमने सिर्फ समझने के हिसाब से दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। एक को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी, एक को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और एक को हम बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको समझने के हिसाब से हमने किन दो भागों में बांटा है। तो एक भाग को हम बोलते हैं ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज हैं, और दूसरे कैटेगरी को हम बोलते हैं ये फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। पूरा सिस्टम है जो अभी हम डायग्राम में देख रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिस्टम और अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी ये अलग अलग तरीके से होता है, और उसी के हिसाब से हमने ये दो कैटेगरी बना रखी हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा है, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक को हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर एंड लोअर आपने पढ़ा भी होगा, URI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, LRI लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये अपर एंड लोअर क्या है? तो बेसिकली लैरिंग्स, या आपको दिख रहा है ये लैरिंग्स का एपिग्लॉटिस है, और ये थायराइड कार्टिलेज लैरिंग्स का जो बाहर निकला हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो बेसिकली लैरिंग्स के ऊपर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ऊपर का मतलब यहाँ है ये नंबर 1 नेजल कैविटी, यहाँ पर है ये फेरिंग्स, और तीसरा है ये लैरिंग्स। यहाँ तक की स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है वो कहलाती है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग। दैट मीन्स हम बोलें कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो सिंपली हमने बोलना है कि 3 ऑर्गन आते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। नंबर 1 दैट इज नोज और नेजल कैविटी, नंबर 2 दैट इज द फेरिंग्स, और नंबर 3 दैट इज द लैरिंग्स। तो इसका मतलब क्या कि जो बचे हुए ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो सारे के सारे बेसिकली क्या कहलाएंगे? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आ गए? तो लैरिंग्स के नीचे जितने भी ऑर्गन बचे हुए हैं वो सारे किस में आएंगे? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। उसमें कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। ट्रेकिया पहला ऑर्गन है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहां से लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। ट्रेकिया लैरिंग्स के आगे पहला स्ट्रक्चर जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा दैट इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया से आगे प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे सेकेंडरी ब्रोंकाइज में कन्वर्ट होती हैं।
सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे टर्सरी ब्रोंकाई में, और टर्सरी ब्रोंकाई के आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में होता है रेस्पिरेटरी एरिया। तो ये सारी स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैं सिंपली बोलूँ, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ये लंग्स, ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग बना रहे हैं? लोअर एंड, लोअर भाग। तो हम बोलेंगे इट इज एन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिंपली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने बोल दिया, लैरिंग्स के ऊपर वाला अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लैरिंग्स के नीचे है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोबारा बता दूं, अपर में कौन सा, लोअर में कौन सा? अपर में बोलना है दैट इज नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आगे की तरफ जो भी एल्वियोलाई तक जाएगी स्ट्रक्चर इनटू द लंग्स, वो सारे के सारे कौन सा भाग हैं? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो दैट इज सिंपली द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैटेगराइज ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर इनटू दीज टू कैटेगरी, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सेकंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इधर आ जाओ, इधर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को फंक्शन के आधार पर भी हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है। एक भाग को हमने बोल दिया कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग, और एक को हमने बोल दिया रेस्पिरेटरी। फंक्शन के आधार पर भी सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, यही पूरा सिस्टम है, लेकिन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या फंक्शन के आधार पर दो भागों में। एक को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग का मतलब कंडक्शन, कंडक्शन का सिंपली मतलब होता है टू कैरी आउट एनीथिंग। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कैरी करेगा? सिर्फ हवा को। तो सिस्टम का वह भाग जहां से हवा पास थ्रू होती है, जहां से हवा सिर्फ कंडक्ट होती है, जहां हवा का फिल्ट्रेशन होता है, हवा गर्म होती है और हवा में ह्यूमिडिफिकेशन होता है, वो वाला एरिया कहलाता है कंडक्टिंग जोन। यहाँ किसी भी तरह का गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। हम बोलेंगे कि इस हिसाब से दो एरिया हो गए फिजियोलॉजिकल हिसाब से, एक वह एरिया जहाँ पे एक्सचेंज होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, हम बोलेंगे ये रेस्पिरेटरी जोन है। तो वह एरिया जहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ हवा कैरी होती है, हवा पास थ्रू होती है, हम बोलेंगे इट इज एन कंडक्टिंग जोन। तो फिजियोलॉजिकल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगेन दो भाग में डिवाइड कर दिया। नंबर वन दैट इज कंडक्टिंग जोन, नंबर टू दैट इज द रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी यूनिट भी कहते हैं। आपसे पूछें कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग जोन में आते हैं, बोलना है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, दैट इज कलेक्टिवली कहलाता है ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि वो ट्री के जैसे ब्रांचिंग होती है उसकी। तो यहां तक का जो एरिया है टिल द लास्ट हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये जो लास्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, यहां तक का एरिया, यहां तक का भाग हम बोलेंगे कंडक्टिंग जोन। दैट मीन्स व्हाट? कंडक्टिंग जोन में सिर्फ और सिर्फ हवा का कंडक्शन होता है, हवा सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होती है, फिल्टर होती है, गर्म होती है और ह्यूमिडिफाई होती है। ये चार काम कंडक्टिंग जोन में होते हैं। इस यहाँ पर कहीं पर भी गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये जो काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो जो ऑर्गन करेंगे, वो जिस एरिया में करेंगे, हम बोलेंगे कि ये एरिया वो है जहाँ पे कंडक्शन होता है। तो दैट इज फ्रॉम नोज से स्टार्ट होके लास्ट जो ऑर्गन है जो कंडक्टिंग जोन का बनता है, दैट इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
इसके आगे का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन का मतलब, रेस्पिरेटरी जोन का मतलब ऐसा एरिया जो गैसियस एक्सचेंज करवाता है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे हवा का ह्यूमिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक आते आते वार्म पूरी हो जाती हैं, पूरी की पूरी फिल्टर हो जाती हैं, और फिर जो एसेंशियल काम बचता है दैट इज़ अब एक्सचेंज का, वो आगे का पार्ट करता है और उसी को हम बोलते हैं दैट इज़ द रेस्पिरेटरी जोन। तो अगेन मैं ये जो क्लासिफिकेशन है इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक से लेके लंग्स तक के ऑर्गन आते हैं। इस सिस्टम को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, according to their similarity in structure or according to their similarity in the function। स्ट्रक्चर के आधार पर लैरिंग्स के ऊपर ऊपर का भाग कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लैरिंग्स के नीचे का भाग मतलब ट्रीकिया से आगे लंग्स तक का पूरा भाग कहलाता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही फंक्शन के आधार पर भी सिस्टम को हमने अलग अलग दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक उस एरिया को, एक उस एरिया में जहाँ सिर्फ हवा का कैरी फॉरवर्ड होगा, हवा का कंडक्शन होगा, फिल्टर होगी, वार्म होगी, ह्यूमिडिफिकेशन होगा, हम बोलेंगे कंडक्टिंग जोन। और इसके अलावा आगे का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने रेस्पिरेटरी जोन के कौन कौन से ऑर्गन है ये नहीं बताए। सिंपली बोलना है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे का पूरा भाग, आगे का पूरा भाग मतलब लास्ट ऑर्गन कौन सा आएगा, एल्वियोलाई। हमने पता है, हमने पढ़ा भी है कि बेसिक यूनिट जो गैसियस एक्सचेंज का होता है वो लंग्स का क्या होता है, एल्वियोलाई। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गन्स हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे का एरिया। तो आगे रेस्पिरेटरी डक्ट्स होती हैं, इसके बाद एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं, एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलर सैक में कन्वर्ट होती हैं, और उसी सैक में दो से चार फिर होती हैं एल्वियोलाई। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये जो हमने बनाया है ये कंडक्टिंग जोन का लास्ट एरिया है, और उसके बाद का ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसको बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। बाहर की तरफ होता है सैक, और ये अंदर जो छोटी छोटी टिनी एयर बॉल्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। दैट मीन्स कि ये जो चार स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से, नंबर वन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, नंबर टू एल्वियोलर डक्ट, नंबर थर्ड एल्वियोलर सैक, एंड लास्ट एल्वियोलाई। ये सारे ऑर्गन कलेक्टिवली कहलाते हैं रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी यूनिट, और इन सब का एकमात्र काम दैट इज ओनली द गैसियस एक्सचेंज। क्लियर? तो हमने बात करी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में, और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे नाक से लेके लंग्स तक को, और फिर हम ये भी देखेंगे कि काम कैसे करते हैं, उनकी बेसिक मैकेनिज्म कैसे होती हैं, क्या उनकी बेसिक फिजियोलॉजी है। क्लियर? तो इंट्रोडक्टरी बात अपनी यहाँ पे ख़त्म हो गई। हमने अभी तक देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या, ये क्या क्या काम करता है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, और ऑर्गन्स को हमने किस आधार पर क्लासिफाई किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में वन बाय वन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स।
Okay, let's start systematically one by one our respiratory system. और सबसे पहला हम बात कर रहे हैं ऑर्गन, दैट इज द नोज। इसी नोज को हम फिजियोलॉजिकली नेजल कैविटी भी कहते हैं। नाक को इजी डिस्क्रिप्शन के लिए, अच्छे से इजीली समझ में आ जाए, हमने दो भागों में बांटा है। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोज और दूसरे को कहते हैं इंटरनल नोज। नाक को हमने दो भागों में बांट दिया बेसिकली, एक एक्सटर्नल नोज, दूसरा इंटरनल नोज। बेसिकली सिग्निफिकेंटली ये जो नेजल कैविटी की हम बात करते हैं वो बेसिकली होता है इंटरनल नोज, और यही फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है एज एन रेस्पिरेटरी फंक्शन। एक्सटर्नल नोज फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका बस सिंपली इतना सा काम है कि ये हमारे नोज को पेटेंट बनाए रखता है, मतलब उसको बंद होने से रोकता है। अगर ये बंद हो गया तो एज सच हमारा जो एंट्री पोर्ट है एयर लेने का वो बंद हो जाएगा। तो सिंपली एक्सटर्नल नोज के बारे में बात करते हैं, फिर इंटरनल नोज पे आएंगे। एक्सटर्नल नोज इसलिए बोला क्योंकि वो एक्सटर्नली हमको दिखता है। नाक का वह भाग जो विजिबल होता है थ्रू द आउटसाइड, हम बोलेंगे इट इज एन एक्सटर्नल नोज। जैसे कि नाक दिख रहा है तो जो आपको भाग दिख रहा है नोज का, दैट इज द एक्सटर्नल नोज। और नाक के अंदर पीछे की तरफ नीचे से जो एरिया आपको नहीं दिखाई दे रहा है वही बेसिकली इंटरनल नोज है, और इंपॉर्टेंटली वही रेस्पिरेटरी सिस्टम का इनिशियल ऑर्गन है, दैट इज द नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज, नोज का वह भाग जो आपको बाहर से दिख रहा है, और बाहर से आपको नाक कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कहलाता है नेजल रूट, या हम बोलेंगे रूट ऑफ द नोज। रूट मीन सिंपली जहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी चीज़, तो नाक हमारे यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पीछे बोन होती है हड्डी, दैट इज द फ्रंटल बोन। तो ये कहलाता है इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ द नोज, दैट इज द रूट। और यहाँ पे जहाँ पे नाक थोड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ये कहलाता है नेजल ब्रीज। नेजल ब्रीज यहाँ पे देख रहे हैं आप, नाक अंदर की तरफ जाया गया हुआ है, तो दैट इज द नेजल ब्रीज। और ये आगे की तरफ उभरा हुआ भाग है, तिकोना सा बाहर निकला हुआ, और इसको हम बोलते हैं दैट इज द टिप ऑफ द नोज, और इसको हम अपेक्स ऑफ द नोज भी कहते हैं। तो ये नाक का भाग है जो आपको बाहर से सामने से दिख रहा है, ये कहलाता है रूट, ये कहलाता है नेजल ब्रिज, और ये कहलाता है नेजल टिप। ये जो एक्सटर्नल नोज है ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो यहाँ पर होती हैं बोन्स, हड्डियाँ, जो कि बाहरी नाक का निर्माण करती हैं, और आगे की तरफ एक कार्टिलेज होती हैं, और उस कार्टिलेज को हम बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। सिंपली कहने का मतलब ये कि ये जो एक्सटर्नल नोज है जो हमको बाहर से दिख रहा है, ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो यहाँ होती हैं हड्डियाँ, आप पढ़ोगे मस्कुलोस्केलेटन में द बोन ऑफ फेस, और फेस में बेसिकली नाक आता है, तो वहाँ पर अलग अलग बोन्स आप पढ़ेंगे, फ्रंटल बोन, नेजल बोन, सच एज मैक्सिला बोन। तो ये सब हमारे बाहरी नाक की बोन्स हैं जो बाहरी नाक को बनाएगी। और नाक आगे से आप देख रहे हो थोड़ा सा सॉफ्ट इलास्टिक के बोन की तरह हार्ड नहीं है, और ये बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज़ द कार्टिलेज। और कार्टिलेज भी तीन तरह का होता है, अलग अलग टाइप का, और उस तीन तरीके में से ये जो कार्टिलेज, ये कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। एक होता है फाइब्रो कार्टिलेज, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, और एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज। मैट्रिक्स हाइलाइन टाइप होता है, काचा आप जिसको बोलते हैं, ग्लॉसी टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज, तो इसको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। तो सिंपली हमने बोलना है कि जो एक्सटर्नल नोज हैं वो दो चीज़ों से बना हुआ है। एक यहाँ पर बोन्स हैं, तीन बोन होते हैं वैसे, यहाँ पर फ्रंटल बोन, यहाँ पीछे की तरफ नेजल बोन, और उसके नीचे की तरफ होती है मैक्सिला बोन, और आगे की तरफ ये जो नाक है ये बना हुआ है बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। मैंने बोला ज़्यादा ये फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सटर्नल नोज, इसका सिंपली काम है कि ये बोन और ये जो कार्टिलेज है ये नाक की पेटेंसी को मेंटेन रखते हैं, अदरवाइज नोज विल बी कोलैप्स्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड, तो रेस्पिरेशन सीज हो जाएगा, पर्सन को ब्रीद नहीं आएगा। हमारे जो काम की चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के रूप में, और ये है बेसिकली द इंटरनल नोज, और इसी को हम डिटेल में स्पेसिफिकली बोलते हैं नेजल कैविटी।
डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या है स्पेसिफिक नेजल कैविटी के अंदर। ये नेजल कैविटी बनाया है मैंने, आपको दिख रहा होगा, ये एक्सटर्नल नोज है, ये नेजल कैविटी है। और नाक के पीछे सेकंड ऑर्गन होता है फेरिंग्स, तो नाक के पीछे जो बेसिकली नेयर्स होते हैं उनके पीछे का जो स्पेस है दैट इज द फेरिंग्स। तो ये है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी स्टार्ट होती है आगे से एक्सटर्नल नेयर से, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। ये वाले दो नॉस्ट्रिल आप देख रहे हो, नेयर्स देख रहे हो, नॉस्ट्रिल भी कहते हैं इनको। ये ओपनिंग पोर्ट है, यहाँ से ही सबसे पहले जो बेसिकली ऑक्सीजन है या एटमॉस्फेरिक एयर है हम उसको ब्रीद इन करेंगे। तो ये एक्सटर्नल पोर्ट है, तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं एक्सटर्नल नेयर। तो नेजल कैविटी एंटीरियरली स्टार्ट होती है एक्सटर्नल नेयर से, और ये जो नाक की कैविटी का एंड है, दैट मीन्स जो पीछे का भाग है वहां पर भी दो नेयर्स होते हैं, दो ओपनिंग पोर्ट होते हैं, और इनको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल नेयर्स। तो दैट मीन्स व्हाट मीन्स ये कि नाक की कैविटी आगे स्टार्ट होती है एक्सटर्नल नेयर से, और पीछे ये खत्म होती है इंटरनल नेयर्स पे आके। इंटरनल चूंकि पीछे है तो इसको हम पोस्टीरियर नेयर्स भी कहते हैं। ये नेजल कैविटी है, और ये नेजल कैविटी की छत कहलाती है, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। और ये एक हड्डी से बनती है, और इस हड्डी का नाम है नेजल बोन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आता भी रहता है, कई बार आया हुआ भी है ऑलरेडी, कि हमारी जो नाक है उसकी छत कौन सी हड्डी के द्वारा बनी हुई होती है। तब हमने बोलना है कि ये जो नेजल कैविटी है उसका जो रूफ है, क्लियर, छत, वो बनती है एक बोन के द्वारा, उस बोन को बोलते हैं नेजल बोन। छत है तो नीचे नो डाउटली फ्लोर भी है, और ये है नेजल कैविटी का फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पर भी दो हड्डियां होती हैं, और इन बोन्स को हम बोलते हैं पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन। तो यहाँ पर दो बोन होती हैं, नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन। पैलेटाइन एंड मैक्सिला। तो हो सके क्वेश्चन आपको ये भी मिले एग्जाम में कि बोन्स के नाम बताओ जो नेजल कैविटी का फ्लोर बनाती हो। फ्लोर दैट मीन्स फर्श बनाती हो, तो हमने बोलना है कि यहाँ एक नहीं दो बोन होती हैं, और ये कहलाती हैं एक पैलेटाइन, दूसरा मैक्सिला। नाक की कैविटी के अराउंड, अराउंड मतलब लेटरल वॉल्स ये तो हो गया आगे की तरफ एक्सटर्नल नियर्स, ये हो गया पीछे की तरफ, ये हो गया ऊपर छत की तरफ, और ये हो गया नीचे फ्लोर की तरफ। दैट मीन्स आगे पीछे ऊपर नीचे की बात हो गई। तो इसके अराउंड क्या है? तो अराउंड आप देख रहे हो कि सराउंडिंग भी बहुत सारी बोन्स होती हैं जो कि नेजल कैविटी का लेटरल वॉल बनाती हैं। दैट मीन्स लेटरली इट इज अगेन composed by the different bones। और लेटरली 5 तरह की बोन होती हैं, दो तो यही बोन होती हैं जो फर्श भी बना रही हैं और ये लेटरल साइड भी बनाती हैं। बोन ऐसे होती हैं, नीचे का भी सरफेस बन रहा है और ये ऊपर का भी लेटरल सरफेस बन रहा है। तो दो बोन तो यही है, एक पैलेटाइन, दूसरा मैक्सिला। इनके अलावा 3 बोन और होती है जो इसका लेटरल व्यू बनाती हैं। उनमें से एक होती है एथमॉइड, एक होती है लेक्राइमल बोन, और एक होता है इंफीरियर नेजल कॉन्का बोन। दैट मीन्स बोन के नाम जो कि नेजल कैविटी का सराउंडेड पार्ट बनाती हैं, सराउंडेड इन द सेंस कि लेटरल वॉल बनाती हैं। तो वो 5 बोन होती हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चूंकि रूफ का आया हुआ है तो फ्लोर का भी आ सकता है, और फ्लोर के साथ साथ लेटरल व्यू भी आ सकता है। तो हमने बोलना है 5 बोन होती हैं। दो तो वही जो वहां पे लिखा हुआ है पैलेटाइन एंड मैक्सिला, और दो
मैं यहाँ 3 यहाँ नाम लिख रहा हूँ। एथमोइड, लेक्राइमल, इंफीरियर नेजल कॉन्का बोन। क्लियर? तो दैट इज द सराउंडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के सराउंडिंग में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? तो रिपीट कर लूं, एक्सटर्नल लेयर आगे की तरफ, इंटरनल लेयर्स पीछे की तरफ, दोनों दो दो होते हैं। एक बोन जो रूफ बनाती है दैट इज नेजल बोन, दो बोन जो फ्लोर बनाती हैं, फर्श बनाती है दैट इज पैलेटाइन एंड मैक्सिला, और टोटल 5 बोन जो कि लेटरल वॉल बनाती हैं हमारी नेजल कैविटी की। और ये है एक पैलेटाइन, एक मैक्सिला, एक एथोमॉइड, दूसरा लैक्राइमल, और ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है इंफीरियर नेजल कॉन्का। नाक की जो कैविटी आप देख रहे हो लेटरली आपको एक दिख रही है, लेकिन एक्चुअली एक नेजल कैविटी नहीं होती है। नाक में 2 नेजल कैविटी होती हैं। अगर आप इस नाक को एंटीरियरली देखोगे आगे से, ये तो था लेटरल व्यू, आगे से हम देखेंगे तो नाक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसा ही होता है, लेकिन एनाटॉमिकल वेरिएशन हो सकता है, किसी का नाक और लंबा, किसी का छोटा, किसी का टेढ़ा, कैसे भी हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली यही होगी। ये नाक ये लेटरल व्यू था, ये मैंने आगे का व्यू बनाया। तो अंदर की जो स्पेस है दैट इज नेजल कैविटी, लेकिन ये नेजल कैविटी 2 पोर्शन में सेपरेटेड होती हैं। आपको दिख रहा है, एक ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन। तो ये 2 नेजल कैविटी हो गई, एक राइट नेजल कैविटी और एक लेफ्ट नेजल कैविटी। तो ये बीच में जो चीज इस कैविटी को सेपरेट कर रही है इसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। नाम आपने सेप्टम कई बार सुना होगा। ऐसी चीज जो सेपरेशन करती हो, यहाँ पे सेपरेशन नाक का हो रहा है, नेजल कैविटी का हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये नेजल सेप्टम है। ये नेजल सेप्टम थोड़ा सा राइट कैविटी की तरफ ज्यादा होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि ये जो लेफ्ट नेजल कैविटी है ये राइट की तुलना में थोड़ी सी वाइडर होती है। वाइडर का मतलब ये स्पेस बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसीलिए आपसे पूछे कि मुझे किसी पेशेंट में राइल्स ट्यूब इंटूबेट करनी है तो मैं प्रिफरेबली कौन सी साइड की कैविटी से उस ट्यूब को इंसर्ट करूंगा, तो हमें बोलना है वैसे ट्यूब किसी भी साइड से डाली जा सकती है, लेकिन प्रिफरेबली हमको राइल्स ट्यूब को डालना चाहिए पेशेंट के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। कारण यही है क्योंकि ये जो सेप्टम है थोड़ा सा डेविएटेड होता है राइट की तरफ, ये वाला जो स्पेस है ये वाइडर होता है। अगर वाइडर स्पेस है तो द ट्यूब विल बी इजिली इंटूबेटेड। ये जो नेजल सेप्टम है ये 2 चीजों से बना होता है। आगे की तरफ यहाँ भी कार्टिलेज होती हैं और यहाँ पर भी वही कार्टिलेज हैं, दैट इज द हाइलाइन कार्टिलेज। अभी तक हमने कार्टिलेज के नाम 2 बार लिए हैं। एक बार एक्सटर्नल नोज में आगे का ये जो टिप है ये बताया था, ये हाइलाइन कार्टिलेज से बनता है। लेकिन जो इंटरनल नोज है, नेजल कैविटी है, उसमें जो सेप्टम है उस सेप्टम का भी आगे का भाग आप देखोगे, आगे का भाग ये जो भाग है ये भी बनता है बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। और ये वाला जो पीछे वाला भाग है सेप्टम का, ये आप फील करोगे, टच करोगे तो ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये प्रॉबेबली मूव भी नहीं करता है, क्योंकि ये बना होता है हड्डी के द्वारा, एक बोन के द्वारा, और उस बोन को बोलते हैं वोमर बोन। दैट मीन्स व्हाट कि नेजल सेप्टम 2 चीजों से बना हुआ है। एंटीरियरली ये बना होता है बाय द हाइलाइन कार्टिलेज एंड पोस्टीरियरली इट इज मेड अप ऑफ बाय ए बोन कॉल्ड द वोमर बोन। इस नेजल कैविटी में 3 इस तरीके से आउट ग्रोथ हमको दिखती है, दैट मीन्स एडिशनल ग्रोथ दिखती है नाक के अंदर। और ये ग्रोथ इस तरीके से आपको मीटस के रूप में दिखेगा। इनको हम बोलते हैं नेजल कॉन्का। यह है सुपीरियर नेजल कॉन्का, यह है इंफीरियर, और यह है मिडल, और यह है इंफीरियर। दैट मीन्स 3 यहाँ पे कॉन्कास हैं,
सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। बेसिकली ये आउट ग्रोथ है हमारे नाक के अंदर की। इसकी वजह से इस नेजल कैविटी का जो अंदर का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि हवा जो बाहर से जा रही है अंदर की तरफ ज़्यादा सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आएगी, तो ह्यूमिडिफिकेशन उसका ज़्यादा होगा। आपने पता भी होगा, नहीं तो बता देता हूँ, कि हवा जो लंग्स तक जाती है उसका 80 टू 90% ह्यूमिडिफिकेशन कहाँ हो जाता है? नाक में ही हो जाता है। हमें हमारी जो एयर है वो नमी वाली चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई एयर आप लोगे, इन्वायरमेंट में ड्राई एयर है वो जाएगी तो आपके पूरे रेस्पिरेटरी जो टिश्यूज़ हैं उनको ड्राई कर देगी, इरिटेशन वहाँ होगा, हो सके वो बर्न भी हो जाए। तो हाँ, ये नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और हवा जब यहाँ से गुजरती है तो उसके कांटेक्ट से होकर गुजरती है, वहाँ रिच ब्लड सप्लाई है, ब्लड जहाँ भी होगा पानी होगा, और पानी है दैट मीन्स वो ह्यूमिडिफिकेशन इसका कर ले। 80 टू 90% ह्यूमिडिफिकेशन वो हवा जो लास्ट तक एल्वियोलाई तक जा रही है उसका कंप्लीट हो जाता है हमारे नाक की कैविटी के अंदर ही, बिकॉज ऑफ दीज टर्बिनेट्स, बेसिकली द कॉन्कास। तो 3 कॉन्का होते हैं इस नेजल कैविटी में। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्शन नाम आपको पता ही है, पहले भी आया था। ऑल्फैक्शन दैट मीन्स बेसिकली a kind of perceptions who detect the sense of smell। हमारा नाक इम्पोर्टेंट एक सेंस ऑर्गन है, और ये सेंस ऑर्गन स्मेल को डिटेक्ट करता है, और ये सारा पॉसिबल होता है बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द ऑल्फैक्शन दैट इज लोकेटेड एट द सुपीरियर सरफेस ऑफ द नेजल कैविटी। बहुत स्मॉलर रीजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन, यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेन होता है, और यहाँ से एक क्रेनियल नर्व आती है, और उस नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। जो पहली क्रेनियल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पहली जो नर्व है दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। और ये नर्व चूंकि सेंसरी टाइप की होती है, तो यहाँ से जो भी स्मेल जा रही है ये रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करेंगे, और उस इम्पल्सेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ब्रेन में, और ब्रेन उसको आगे जाके एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ दिस स्मेल इज दिस, हलवा बन रहा है या क्या है, कौन सी खुशबू है, तो वो सब ये आपका नाक बता देगा। इस स्मॉल ऑल्फैक्टरी रीजन को छोड़ के बाकी जो इस नेवजल कैविटी का एरिया है वह एरिया कहलाता है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन दैट मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे ऑल्फैक्शंस को रिसीव करने वाले कोई सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। वहाँ पे बेसिकली नेजल म्यूकोजा होती हैं, और ये नेजल म्यूकोजा रेस्पिरेटरी फंक्शंस करवाती हैं। मीन्स व्हाट, कि ये जो रेस्पिरेटरी जोन है यहाँ की म्यूकोजा जो बनी होती हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम की, जो कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी काम करवाएगी। क्या काम करवाएगी? हवा जो यहाँ से जा रही है उस हवा को ह्यूमिडिफाई करने का काम ये रेस्पिरेटरी जोन करेगा। हवा अगर हो सके ठंडी आ रही हो, अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो ठंडी आएगी, बॉडी को वार्म हवा चाहिए तो उसको गर्म करने का भी काम ये करेगी, और उस हवा को फिल्टर करने का काम भी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा करती है। दैट मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि दो तरीके से नेजल कैविटी फिजियोलॉजिकल काम करती है। एक काम हमने बोला कि नेजल कैविटी में ऊपर की तरफ बहुत स्मॉल सेंसरी एरिया होता है। ये सेंसरी एरिया ऑल्फैक्शन को रिसीव करने के लिए होता है, और ये बेसिकली सेंस जो स्मेल की है उसको डिटेक्ट करके हमें उसका एनालिसिस करवाएगा, आगे वो ब्रेन में जाएगी उसके। और बचा हुआ ये जो एरिया है ये कहलाता है रेस्पिरेटरी जोन। ये तो था ऑल्फैक्टरी रीजन, और ये है रेस्पिरेटरी रीजन। और इस रीजन के ये 3 काम होते हैं।
ये तीनों रेस्पिरेशन के ही काम है बेसिकली, क्योंकि हवा अगर जो आप रेस्पिरेशन में ले रहे हो नम नहीं है, गर्म नहीं है और फिल्टर होकर नहीं पहुंची, तो फिर बॉडी में वो बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो ह्यूमिडिफिकेशन अभी हमने देखा 80 to 90% जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो कौन कर देता है, नाक की कैविटी कर देती है। एयर को गर्म करने का काम, हवा 36 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है और इसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा ही रेस्पॉन्सिबल है। और फिल्टर, अब आपने दिमाग में सोचा होगा कि हवा फिल्टर कैसे हो रही है। फिल्टर करने में हमारी ये म्यूकोजा हेल्प करती है। इस म्यूकोजा में आपने देखा सीलिया है, ये सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम का एक एग्जाम्पल है। दैट मीन्स इसकी म्यूकोजा में इस तरीके से बहुत फाइन सीलिया है यहाँ पर। तो ये सीलिया क्या करेंगे, बाहर से हवा के साथ अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल जा रहा है, डस्ट जा रही है, अदर और कोई ऑर्गेनिज्म जा रहा है, तो दैट सीलिया विल ट्रैप दैट पर्टिकुलर अनवांटेड एजेंट। और सीलिया जब उसको ट्रैप करेगा तो साथ में ये म्यूकोजा, क्योंकि गॉबलेट सेल रखती हैं, तो ये म्यूकस भी रिलीज करती हैं। इनके अंदर बीच बीच में सेल्स की लेयर के बीच बीच में गॉबलेट सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस बनाती हैं। म्यूकस पानी से बना हुआ एक पदार्थ है, तरल लसलसा स्टिकी सब्सटेंस। तो ये क्या करता है कि ये सीलिया अलोंग विथ म्यूकस इस पार्टिकल्स को ट्रैप कर देगा, इसको फॉरवर्ड और आगे हमारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में जाने से रोकेगा। तो दोनों सीलिया और म्यूकस बेसिकली हवा को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अगर हवा इम्प्योर है तो मैक्सिमम फिल्ट्रेशन उसका हमारा नाक कर लेगा और एज बॉडी को इनकी वजह से जो हार्म हो रहा है उससे बचाएगा। नाक की कैविटी के अराउंड कुछ खाली जगह होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनस, अगर साइनस ज्यादा है तो बोलेंगे साइनसेस। तो बेसिकली नाक के अराउंड 4 बोन होती हैं और वो चारों बोन दोनों तरफ होती हैं नाक के। तो उन चारों बोन में दोनों तरफ होलो कैविटीज होती हैं जिसमें हवा भरी हुई होती हैं। और ऐसी होलो कैविटीज जो बोन के अंदर होती हैं जहां हवा भरी हुई होती है उनको हम बोलते हैं साइनसेस। चूंकि ये नाक के अराउंड है, नाक के अराउंड मिलने वाली बोन्स में, तो इसलिए हमने बोला पैरा दैट मीन्स नाक के अराउंड जो बोन्स है उसमें मिलने वाली होलो कैविटीज। तो ये 4 तरह की बोन होती हैं। एक बोन होती है यहाँ पे एथमॉइड, एक बोन होती है यहाँ स्पिनॉइड, ऊपर की तरफ होता है फ्रंटल बोन नाक में और नीचे की तरफ होता है मैक्सिला। दैट मीन्स व्हाट, आपसे पूछें कि कितनी तरह की बोन में पैरानेजल साइनसेस होते हैं, तो बोलना है 4 बोन में जो नाक के अराउंड है साइनसेस होते हैं। ऊपर यहाँ फ्रंटल बोन होता है एथमॉइड, उसके पीछे स्पिनॉइड और नीचे की तरफ है मैक्सिला। चूंकि ये पेयर्ड बोन होती हैं तो पेयर्ड बोन का मतलब कि कितने साइनस हो गए, टोटल 8 साइनस, या मैं बोलूँ 4 जोड़ी 4 पेयर ऑफ साइनसेस, या टोटल 8 साइनसेस हमारे नाक के अराउंड होते हैं। क्या साइनस का मतलब है वो तो हमने देख लिया कि साहब कोई बोन है और उस बोन के बीच में होलो कैविटी जिसमें हवा भरी हुई है। ये साइनस रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ आया है रेजोनेंस। रेजोनेंस हम पढ़ेंगे वॉइस प्रोडक्शन के अंदर। रेजोनेंस का मतलब होता है कि साउंड जो लैरिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है उस साउंड का मॉडिफिकेशन, उसमें एम्प्लीफिकेशन या साउंड को प्रोलॉन्ग करना। दैट मीन्स बेसिकली साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना, दैट इज द रेजोनेंस। और रेजोनेंस अगर नहीं क्रिएट होगा तो ऐसा जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हम समझ नहीं सकते, समझने में हो सका है हमको दिक्कत हो। कई बार साइनोसाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है साइनसेस का, तो कई बार आवाज़ निकलती है तो अगला समझ नहीं पाता क्योंकि रेजोनेंस क्रिएट वहाँ पे नहीं होता है। तो नाक के अराउंड ये जो साइनसेस होते हैं ये
रेजोनेंस क्रिएट करते हैं और जिससे फोनेशन अच्छा होता है, जो भी आवाज़ आएगी वो हम क्लियरली इसको सुन पाएंगे। और साथ में ये साइनसेस म्यूकस भी रिलीज करते हैं, क्योंकि इनकी अंदर की जो लाइनिंग है वो भी गॉबलेट सेल्स रखती हैं, और गॉबलेट सेल जहाँ भी होगा म्यूकस वो बनाएगी, और म्यूकस का एक ही काम है बेसिकली कि हवा को फिल्टर करने का। तो ये बेसिकली है नेज़ल कैविटी। मैं थोड़ा सा फास्ट रिव्यू कर लेता हूँ इसको। नाक को हमने दो भागों में बांटा है, एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज। फिजियोलॉजिकली जो नोज इंपॉर्टेंट है दैट इज द इंटरनल नोज, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ऑल्सो इट इज कॉल्ड द नेजल कैविटी। कैविटी दैट मीन्स द होलो स्पेस इन बिटवीन द टिश्यूज। तो ये नाक के जो टिश्यूज बीच में खाली जगह थी, इसलिए हमने बोल दिया इसको नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज दो चीज़ों से बना है, ऊपर की तरफ बोन्स होती हैं, नीचे की तरफ हाईलाइन कार्टिलेज होती हैं। फिजियोलॉजिकली वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और फिजियोलॉजिकली जो सिग्निफिकेंट नोज है दैट इज द इंटरनल नोज। इंटरनल नोज में आगे एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, पीछे पोस्टीरियर लेयर या इंटरनल लेयर्स होते हैं। इसकी ये छत है, ये नेजल बोन से बनती हैं। इसका फ्लोर दो बोन से बनता है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। और जो लेटरल वॉल है वो पांच तरह की बोन से बनती है, एक पैलेटाइन, मैक्सिला, एथमॉइड, एज वेल एज इंफीरियर नेजल कॉन्का एंड लैक्राइमल बोन। इस नेजल कैविटी में तीन नेजल टर्बिनेट्स होते हैं, नेजल कॉन्कास होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे हवा ह्यूमिडिफाई हो जाती है, उसके अंदर वाटर ऐड होता है, और बॉडी जो एयर चाहती हैं आगे एसिड एक्सचेंज के लिए वो हमेशा ह्यूमिडिफाइड चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई एयर जाएगा तो इट विल बी इरिटेटिंग, और ये हो सके कि बर्न कर दे हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ को। तो उसके लिए ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन अच्छे से होता है। नाक की कैविटी सेपरेट होती है दो चैम्बर्स में, दो कैविटी में बाई ये सेप्टम। आगे की तरफ ये कार्टिलेज से बनता है, दैट इज द हाइलाइन कार्टिलेज, और पीछे की तरफ ये बोन से बनता है। इसको बोलते हैं वोमर बोन, बोन का नाम है वोमर। यहाँ पर नाक के अराउंड चार बोन्स की जोड़ियाँ होती हैं, एथमॉइड, स्पिनॉइड, फ्रंटल, मैक्सिला। 8 होती हैं टोटल, और इनके अंदर होलो कैविटीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं साइनसेस। ये बोन्स चूंकि नाक की कैविटी के अराउंड है, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको पैरानेजल साइनसेस। ये साइनसेस रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, जो फोनेशन के लिए हेल्पफुल है, और साथ में ये म्यूकस भी प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि एयर को फिल्टर किया जाता है। नाक की कैविटी में दो एरिया होते हैं, दो रीजन होते हैं। एक बहुत छोटा एरिया होता है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, ये ऑल्फैक्शन में हेल्प करेगा, और इसको छोड़ के बाकी का लार्जर इंफीरियर जो एरिया है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी रीजन। और ये रेस्पिरेटरी रीजन यहाँ तीन काम करेगा, हवा को ये गर्म करेगा, वार्म करेगा, और फिल्टर भी करेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द नोज। आपसे पूछें कि नाक के क्या क्या काम है, तो हमने देखा बहुत सारे काम हो गए। ये हवा को ह्यूमिडिफाई कर रहा है, हवा को गर्म कर रहा है, हवा को फिल्टर कर रहा है। इसके अलावा नाक बेसिकली ऑल्फैक्शन कराने में हमारी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा रेजोनेंस, जो कि बेसिकली साउंड का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये क्रिएट कराने में भी ये नेजल कैविटी हमारी हेल्प करती है। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक्स।